Relief against total income. Tax relief is available for certain payments made by individual and for trading losses. तो रिलीफ के हवाले से हमने पहले बात की थी कि आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देती हैं कुछ पेमेंट्स, उन्हीं को रिलीफ कहा जाता है। तो ये दो किस्म के रिलीफ्स हैं, एक सर्टन पेमेंट्स और एक ट्रेडिंग लॉसेस। यानी अगर आपने कुछ सर्टन पेमेंट्स की हैं तो वो भी आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देंगी, और अगर आपने ट्रेडिंग लॉसेस सस्टेन किए हैं तो वो भी आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देंगे। रिमेंबर, this is our total income, and when there is any certain payment or losses, this is considered as relief, and ये relief जो है आपकी total income को reduce कर देते हैं, then you will get net income। और याद रखना है कि पहले relief deduct किए जाएंगे और उसके बाद आपके पास net income में से personal loans। So if any person has made some payment which are considered as relief, then first you have to deduct the relief, you will get net income, and then you have to deduct the personal allowance. Relief is available by deducting the payment losses from the total income, but subject to the maximum amount of relief. The only payment deductible from total income which are examinable at F6 paper is qualifying interest payment. क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं कि आपने किसी पर्पस के लिए, किसी क्वालिफाइंग पर्पस के लिए लोन लिया है, तो उस लोन के हवाले से जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिलीफ, बट पर्पस क्वालिफाइंग होना चाहिए। इफ़ द पर्पस इज़ नॉट क्वालिफाइंग तो फिर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट रिलीफ कंसिडर नहीं की जाती। रिलीफ इज़ गिवन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स इनकर्ड टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, राइट। अब क्वालिफाइंग पर्पस में क्या क्या आ जाते हैं? लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज़ इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयमेंट। आपने लोन लिया, उससे आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया ताकि आप उसे पार्टनरशिप में या एम्प्लॉयमेंट में यूज़ कर सकें। लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप ईदर इन द फॉर्म ऑफ लोन और कैपिटल। लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी एंड लोन टू इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिव्स। तो या तो आपने लोन लिया कि आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो आप लोन की फॉर्म में पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे कैपिटल की फॉर्म में। लोन आपने लिया बैंक से, आपने इन्वेस्ट करना है पार्टनरशिप में। अब आपकी मर्ज़ी है पार्टनरशिप में एज कैपिटल उसे इन्वेस्ट करें या एज लोन इन्वेस्ट करें। देन लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी एंड लोन टू इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिव। अब इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल। Loan to buy plant and machinery for partnership use. First point, interest is allowed for 3 years. इंटरेस्ट जो आपका रिलीफ कंसिडर किया जाता है, ये नहीं कि आपने लोन लिया 10 साल के लिए तो 10 साल तक जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हर साल वो इंटरेस्ट पेमेंट आपके लिए रिलीफ होगी। नो, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग दिस कि इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन आउट। यानी अगर लोन लिया गया है 22-23 में तो आपके पास 23-24, 24-25 और 25-26 ये 3 साल हैं कि जिन 3 सालों में जो इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी वो रिलीफ कंसिडर की जाएगी। एंड इफ़ द प्लांट एंड मशीनरी इज़ यूज पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ द अलाउबल इंटरेस्ट इज अ पोर्शन। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 10,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जिस एसेट को ख़रीदने के लिए आपने लोन लिया था वो एसेट 60% बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और 40% किसके लिए यूज़ हो रहा है? प्राइवेट पर्पस के लिए। तो जो 60% बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उसी 60% इंटरेस्ट को हम रिलीफ कंसिडर करेंगे, यानी 6,000 को, राइट। नेक्स्ट है लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी फॉर एम्प्लॉयमेंट यूज़। तो उसका रूल भी वही है कि इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर जिस साल में लोन लिया गया था। और अगर प्लांट एंड मशीनरी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ हो तो अलाउबल इंटरेस्ट अपोर्शन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप। इन्वेस्टमेंट आपके पास इस तरह से भी हो सकती है कि आप पार्टनरशिप में शेयर करें
या फिर आप पार्टनरशिप को लोन दें, दोनों तरह से हो सकती है। लेकिन इंडिविजुअल मस्ट बी अ पार्टनर, और इंडिविजुअल अगर पार्टनर है तभी जो है ये उसके लिए क्वालिफाइंग पर्पस है। एंड रिलीफ सीजेस व्हेन दे सीज टू बी अ पार्टनर, और रिलीफ तब तक अलाउ है जब तक वो पार्टनर है। जैसे ही वो पार्टनरशिप छोड़ेगा ये रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा। लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी, कंपनी मस्ट बी एन अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी रेजिडेंट in UK with at least 50% of the shares held by the employee, resident in UK and 50% shares voting share are held by employees, तब वो एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी कहलाती है कि रेजिडेंट भी हो और 50% शेयर भी उसके एम्प्लॉयज़ के पास हो। लोन टू इन्वेस्ट इन अ कोऑपरेटिव, इन्वेस्टमेंट में बी शेयर्स और लोन, अगेन इन्वेस्टमेंट किसी भी वे में हो सकती है। The individual must spend the greater part of their time working for the cooperatives. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैरी की इनकम है 65,000, none of which is saving or dividend income. She made interest payment during the year 4,000 on his mortgage for his main private residence. अब मेन प्राइवेट रेजिडेंस के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसे ख़रीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो ये पर्पस क्वालिफाइंग पर्पस नहीं है। सो दिस 4,000 पेमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रिलीफ, इसे 4,000 को रिलीफ नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं रॉजर की। रॉजर हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ अगेन 65,000, नन ऑफ विच इज सेविंग और डिविडेंड इनकम। रॉजर हैज़ मेड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 4,000 on loan to invest in a partnership in which he is a partner. Now this is a qualifying purpose. To लोन लिया गया है to invest in a partnership in which he is a partner, तो ये आपके लिए क्वालिफाइंग पर्पस है। रॉजर के लिए ये 4,000 की जो अमाउंट है दैट इज़ रिलीफ। तो अगर हम रॉजर की कैलकुलेशन करें पहले तो 65,000 उसकी इनकम, टोटल इनकम। फर्स्ट वी हैव टू डिडक्ट द रिलीफ। रिमेंबर दैट before deducting personal loans, first you have to deduct relief, and after relief you will get net income, and from this net income you have to deduct personal loans, and this is his taxable income. While in case of Mary, her 4,000 interest payment is not considered as qualifying interest payment, so उसकी 65,000 की टोटल इनकम में से पर्सनल लोन्स लेस कर दें तो टैक्सेबल इनकम 52,430 ही रहेगी। मीन्स इसकी इनकम 4,000 से रिड्यूस नहीं होगी बिकॉज दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नॉट क्वालिफाइड एज रिलीफ। नाउ यू हैव टू डू इलस्ट्रेशन 8 ऑन PDF पेज नंबर 79 एंड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 ऑन PDF पेज नंबर 80. नाउ इट इज़ अबाउट गिफ्ट एड डोनेशन। इसकी कुछ डिफरेंट सी इम्प्लीकेशन है। आप एज इंडिविजुअल अगर कोई अमाउंट गिफ्ट के तौर पे देना चाह रहे हैं, कोई अमाउंट आपने तय कर लिया, लेट से आप 10,000 की अमाउंट पे करना चाहते हैं एज डोनेशन, तो इन अकॉर्डेंस विद UK रूल्स यू हैव टू पे 8,000, रिमेनिंग 2,000 इज पेड बाय द HMRC, राइट। 80% ऑफ दैट अमाउंट यू हैव टू पे, जितनी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं। One-off and regular charitable gift of money qualify for tax relief under gift aid scheme, but provided that donor give the charity a gift aid declaration. Gift aid donation is treated as though it is paid net of basic tax rate of 20%. For example, if a taxpayer want to charity to receive a donation of 1,000, they would only need to make payment to the charity of 800. अगर आप किसी चैरिटी को 1,000 डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 800 पे करना पड़ेगा। द चैरिटी रीक्लेम 20% ऑफ टैक्स रिलीफ दैट द टैक्स पेयर हैज़ रिसीव रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस गिफ्ट ऑफ 1,000। तो बाकी 20% चैरिटी HMRC से क्लेम कर लेगी। इस तरह उसको उसका ग्रॉस गिफ्ट 1,000 का मिल जाएगा। और गिफ्ट देने के सिलसिले में ये इंडिविजुअल के लिए एक टैक्स रिलीफ 20% जो भी अमाउंट को कम पे कर रहा है, ये उसके लिए टैक्स रिलीफ कंसिडर की जाती है। सो नाउ विल कंसिडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। शैली अर्न्स अ सैलरी ऑफ 1,20,000 इन जनवरी
शी मेड अ गिफ्ट एड डोनेशन। अब आपको दो सिचुएशन बता रहे हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट सेल इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। रिमेंबर रिक्वायरमेंट आपने ज़रूर पढ़नी है कि आपको क्या कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। इफ शी मेड डोनेशन 4000 ग्रॉस एंड 4000 नेट। तो फर्स्ट सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं, हर इनकम इज़ 1,20,000। अब हमने इम्प्लीकेशन कंसिडर करनी है। दिस इज़ नॉट सेम लाइक रिलीफ इम्प्लीकेशन। ये अमाउंट आपकी डिडक्ट नहीं की जाती है आपकी टोटल इनकम से, बल्कि रिलीफ किसी और वे में प्रोवाइड किया जाता है। कैसे प्रोवाइड किया जाता है? आपका बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड कर दिया जाता है। रिलीफ इज़ गिवन इन द पर्सनल टैक्स कंप्यूटेशन बाय इंक्रीजिंग डोनर्स बेसिक रेट एंड हायर रेट लिमिट बाय द ग्रॉस अमाउंट ऑफ गिफ्ट। जितनी भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ गिफ्ट है वो आपके बेसिक रेट बैंड को और हायर रेट बैंड को इंक्रीज कर देगी। सो इसकी इनकम 1,20,000 है। 1,20,000 इज हर एम्प्लॉयमेंट इनकम। राइट, नाउ यू हैव टू कंसिडर वेदर। क्वेश्चन सिंपल नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम बिटवीन एडजस्टेड नेट इनकम बिटवीन 1 लाख एंड 1,25,140 होती है, तो हमें पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करना होता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट इनकम? एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? इट इज़ कैलकुलेटेड एज नेट इनकम माइनस ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। वैसे तो हम माइनस कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड भी करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पर्सनल पेंशन फंड नहीं गिवन। सो नेट इनकम ऑफ दैट पर्सन इज 1,20,000। ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन इज गिवन इन द फर्स्ट केस एज 4,000, विच मीन्स कि इस पर्सन की एडजस्टेड नेट इनकम 1,16,000 आ जाती है। अगर उसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,16,000 है, तो अब हमने स्टेप वाइज अप्रोच के मुताबिक फाइंड आउट करना है कि एडजस्टमेंट टू पर्सनल अलाउंस क्या आएगी। So first we have to identify how much of income, adjusted net income is in excess of 1 lakh। 1 लाख से ज़्यादा कितनी अमाउंट है? ये आ गई आपके पास 16,000। Then we have to make it half। ये आ गई 8,000। And then we have to do जो 12,570 का पर्सनल अलाउंस है उसमें से 8,000 लेस कर देने। सो इस तरह आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस की 4,570। सो 4,570 का पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम 1,15,430 आ जाएगी। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ गिफ्ट एड डोनेशन जो बेसिक रेट बैंड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली इट इज़ 37,700 और इसमें ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन जो है ऐड कर दिया जाता है। सो इट विल बी 37,700 प्लस 4,000 गिव यू 41,700। यानी इम्प्लीकेशन क्या हो रही है कि अब आपकी जो इनकम है उसका 41,700 का पोर्शन बेसिक रेट पे टैक्स होगा, बजाय इसके कि 37,700 की इनकम आपकी बेसिक रेट पे टैक्स होती। दिस इज़ 41,700 ऑफ योर इनकम विल बी टैक्स एट बेसिक रेट। तो ये आ जाती है अमाउंट 8,340। Now you have to consider how much of your income is in excess of 41,700. Your income is 1,15,430.
1,15,430 एंड माइनस इसमें से क्या कर देंगे हम 41,700 जितनी अमाउंट पे हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। रिमेनिंग आ गया अमाउंट 73,730। तो इस पे 40% टैक्स पे किया जाएगा एंड 40% ऑफ दिस वुड बी 29,492। So the total tax liability would be 23873. So this will be the total tax liability. तो concession gross gifted donation की सूरत में कैसे मिलती है? You have to consider that the gross amount of gift aid will be added up to basic rate band and higher rate band. यहाँ पे हमें higher rate band पे ऐड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपकी जो इनकम है वो हायर रेट बैंड की अपर लिमिट से काफ़ी कम है। बी केस कि जहाँ पे उन्होंने हमें मेंशन ये किया है कि ये जो अमाउंट है जो पे की गई है दैट इज़ 4,000 नेट। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन पहली बात 1,20,000 की इनकम वैसे ही रिकॉर्ड करनी है, राइट, बट पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट की जाएगी जो कि 1,20,000 में से आप लेस करेंगे 5,000, 4,000 नहीं 5,000 लेस करेंगे तो ये आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगी 1,15,000। वाई 5,000? बिकॉज हमने बात ये की थी कि 20% ऑफ द अमाउंट इज़ पेड बाय द HMRC। इफ़ individual has paid some amount, it will be 80% of the total amount कि जो ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन है। टू मेक इट ग्रॉस हमने क्या करना है कि जितनी भी नेट अमाउंट है 4,000 उसे आप 80% से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो ये आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। रिमेंबर ग्रॉस अमाउंट ये तो लिखी हुई है, इन्होंने मेंशन कर दिया कि नेट अमाउंट है तो दैट इज़ वाई हमने इसे ग्रॉस अप किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि इंडिविजुअल हैज़ पेड दैट अमाउंट, अगर ये लिखा जाए कि इंडिविजुअल हैज़ पेड दैट अमाउंट तो उस सूरत में भी हम इसे नेट अमाउंट ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। एडजस्टेड नेट इनकम 1,15,000 आ जाएगी। एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस अब आपने कैलकुलेट करना है। 15,000 इज़ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, हाफ इसका कर लिया 7,500। अब 12,570 में से आपने 7,500 डिडक्ट किए तो ये अमाउंट आ गया आपके पास 5,070, आई थिंक सो। 12,570 minus 7,500 will give you 5,070, राइट। तो 5,070 आ गया आपके पास पर्सनल अलाउंस और आपकी इनकम रिड्यूस होके होगी 1,14,930। अब एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड क्या आएगा? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन आपका बेसिक रेट बैंड एक्सटेंड हो जाएगा। बेसिक रेट बैंड है 37,700 और ये ग्रॉस अमाउंट यानी 5,000 से एक्सटेंड हो जाएगा। सो नाउ योर इनकम अप टू 42,700 विल बी टैक्स एट 20%। यह आ जाएगी 8,540 की अमाउंट, राइट। एंड सेकंड इसके बाद हमने ये कंसिडर करना है कि इसकी कितनी इनकम इन एक्सेस ऑफ 42,700 है। टोटल इनकम थी इसकी 1,14,930, इसमें से 42,700 लेस कर दिए तो रिमेनिंग इनकम आ गई 72,230 और इस पे 40% का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एंड दैट विल बी 28,892। So the total tax liability would be 37,432.
तो ये इम्प्लीकेशन है इसकी ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन की। अनदर एग्जांपल, Jane has a trading income of 1,30,000. She paid a gift aid donation of 8,000 to a charity. What is the tax liability of Jane? तो पहले हम इसकी जो वर्किंग है वो कर लेते हैं। वर्किंग के मुताबिक वी हैव टू कंसिडर हर एडजस्टेड नेट इनकम, और ये आ जाएगी 1,30,000 में से आप लेस क्या करेंगे 10,000। क्यों 10,000 लेस करेंगे, 8,000 क्यों नहीं? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है शी पेड। तो अगर इंडिविजुअल कुछ अमाउंट पे कर रहा है तो वो नेट अमाउंट ही पे करता है, और नेट अमाउंट को ग्रॉस कैसे किया जाता है? 8,000 की नेट अमाउंट को ग्रॉस करने के लिए 80% से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ द ग्रॉस अमाउंट। रिमेंबर, टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट इनकम वी हैव टू डिडक्ट द ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन फ्रॉम द नेट इनकम। सो अब आपके पास आ गई एडजस्टेड नेट इनकम 1,20,000। इसके हवाले से फर्दर आप कैलकुलेशन करेंगे एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस की, तो वो आपके पास आ जाएगा 20,000 एक्सेस पोर्शन, इसका 50% 10,000, और 12,570 में से ये 10,000 लेस कर देंगे। तो ये वही बात है जो हम पहले काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, इसलिए अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है तो प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं उनमें देख लें कि क्या स्टेप वाइज अप्रोच है। 2,570 पर्सनल अलाउंस आ गया। Now we have to consider his tax liability. 1,30,000 is her income. Personal allowance is now 2,570, and as a result 1,27,430 is taxable income. Now we need to consider कि उसका basic rate band extend होके कितना हो जाएगा? This will be 37,700 plus 10,000, यानी ग्रॉस अमाउंट उसमें ऐड कर दी जाती है। तो अब इसमें से 47,700 की इसकी इनकम पे 20% इसे टैक्स पे करना है, और बाकी जितनी भी इनकम इसकी ग्रेटर है 1,27,430 माइनस 47,700, इतनी इनकम पे 79,730 की इनकम पे he has to pay tax at the rate of 40%. सो ये उसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 31,892 9,540. So it will be in total 2, 3, 4, 1, 4, 41,432. Same is the case, you have to do this example where the taxable income is 1,70,000, employment income is 20,000, but she has made gifted payment to charity 60,000. तो यहाँ पे भी आपने 60,000 को ग्रॉस अप करके लेस करना है और एडजस्ट करना है पर्सनल अलाउंस को. So if we do, it will be like her trading income is 170, employment income 20,000, total income होगी उसकी 1,90,000. Now we need to consider the personal allowance. Personal allowance का कितना रिड्यूस होगा उसकी वर्किंग कर लेते हैं. पहले एडजस्टेड नेट इनकम आपने कैलकुलेट करनी है विच विल बी 190,000 माइनस 60,000, तो ये आ गया आपके पास 1,30,000. तो यहाँ पे भी इसकी इनकम जो है ना वो नहीं सॉरी शी हैज़ मेड पेमेंट मेड की है तो इसे ग्रॉस अप करने की ज़रूरत है. तो 60,000 को आप ग्रॉस अप करेंगे बाय डिवाइडेड बाय 80%, तो ये 75,000 आ जाएगी. सो यू हैव टू डिडक्ट 75,000. सो 1,15,000 इसकी एडजस्टेड नेट इनकम आ गई. 1,15,000 के हवाले से हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हुए हैं. सो दिस इज़ पर्सनल अलाउंस 5,070 रह जाता है. सो 5,070 का पर्सनल अलाउंस लेस किया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगी 1,84,930. अब यहाँ पे हमें दोनों रेट बैंड एक्सटेंड करने होंगे क्योंकि इस पर्सन की इनकम हाई रेट बैंड से भी ज़्यादा एडिशनल रेट बैंड पे लाई कर रही है. तो प्रीवियस किसी क्वेश्चन में
आपकी इनकम किसी इंडिविजुअल की 1,50,000 से ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से हमने सिर्फ बेसिक रेट बैंड को एडजस्ट किया था। यहाँ पे एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड आपके पास आ जाएगा 37,700 प्लस 75,000, सो इट विल बी 1,12,700। 1,12,700 यानी 1,12,700 तक की इनकम 20% पे टैक्स होगी। और एक्सटेंडेड हायर रेट बैंड 1,50,000 प्लस 75,000, यानी जो आपकी अपर लिमिट है ना रेट बैंड की, उसमें 75,000 ग्रॉस अमाउंट ऐड कर दी जाती है, सो 2,25,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी on 1,12,700 at the rate of 20%, and excess income जितनी भी है इसकी, that is I think so 72,230, उस पर 40%. So that is how this tax liability will be calculated. Now you have to do listation 9 and tax year understanding 6 and 7, which are mentioned on PDF page number 82 and 83.